नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पीएचडी हिंदी के सिलेबस की। ये सिलेबस कौन सा है? आप लोगों को पता है कि EMRS में भर्ती निकली हुई है, जिसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। ठीक है, और अगर आपने नहीं भरा फार्म तो भर दीजिए, क्योंकि जो पहले भर्ती निकली थी उसमें ये सीन था कि जिस स्टेट में ये एकलव्य मॉडल स्कूल है उसी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार पूरे भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। जैसे कि हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है, लेकिन इस बार जो डोमिसाइल की अनिवार्यता थी वो ख़त्म कर दी गई है और सब अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया है, अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कि हमें किसी मंजिल पर पहुंचना है तो पहले मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमें कोई पेपर क्वालिफाई करना है तो उसका सिलेबस हमें ज़रूर पता होना चाहिए, हमारे हाथों में होना चाहिए। तो वैसे तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिलेबस के बारे में चर्चा करना। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें एकलव्य मॉडल स्कूल में जो पीएचडी की भर्ती है हिंदी की, उसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 200 वैकेंसी है। ठीक है, हिंदी की, केवल हिंदी की 200 वैकेंसी है, जिसमें 81 UR की हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी की है। और अगर SC की बात करें तो इसमें 30 है, ST की 15 है। इसी प्रकार से EWS की भी है और OBC की भी है। OBC की शायद 54 है। ठीक है, इस प्रकार से भर्ती के नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख लीजिए कि अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार कितनी है। अगर फार्म नहीं भरा तो भर दीजिए। अब देखते हैं हमें क्या पढ़ना क्या है। सबसे पहले है जो खंड एक कै दे रखा है उसमें इतिहास एवं साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, मतलब कि बहुत पढ़ना है। ठीक है, आदिकाल से रीतिकाल तक। तो एक एक टॉपिक दिया हुआ है और बड़े अच्छे से दे रखा है। मुझे सेंटर की जो भी वैकेंसी निकलती है, बस यही बात इसमें अच्छी लगती है कि सिलेबस अच्छे से डिफाइन किया मिलता है। आदिकाल से रीतिकाल तक उसमें क्या कुछ पढ़ना है। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पढ़नी हैं। आगे देखते हैं कि किस काल में कौन सा कवि हमें पढ़ना है। सबसे पहले आदिकाल की बात करें तो चंद्रवरदाई को पढ़ना है, अमीर खुसरो को पढ़ना है और विद्यापति को पढ़ना है। बहुत ही आसान है, इनके बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, बहुत कुछ पढ़ भी रखा है। जिस बच्चे ने पहले पीएचडी हिंदी के लिए पेपर दिया है तो सब कुछ पढ़ा ही होता है। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर आती है भक्ति काल की बात। आपको पता ही है कि भक्ति काल में 2 शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। उसको भी आगे 2-2 शाखाओं में बांटा हुआ है। ज्ञान मार्गी, जैसे निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आ गई, फिर ये उसके कवि आ गए। निर्गुण में आपको पता है कि कबीर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारे कवि दिए हुए हैं जो जो आपने पढ़ने हैं। कबीरदास है, दादू है, रैदास है, नानक है, जायसी है, कुतुबन है। ठीक है, ये पढ़ने हैं आपको निर्गुण भक्ति धारा में। उसके बाद सगुण में क्या कौन से आ जाते हैं? एक तो राम भक्ति शाखा आ गई, एक कृष्ण भक्ति, यहाँ पर रोशन नहीं कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण भक्ति शाखा आ गई, जिसमें भी अलग अलग कवि दे रखे हैं। तुलसीदास को पढ़ना है, केशव, सूरदास, मीरा बाई, अष्टशाप के कवि पढ़ने हैं सारे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है भक्ति काल में। उसके बाद आ जाता है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कवि रीतिवद्ध से जुड़ा है, कौन सा रीति सिद्ध और कौन सा रीति मुक्त काव्य से जुड़ा है। फिर स्पेशल ये नाम दे दिए हैं, इनमें से आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि देव रीतिवद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। देव, घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनावती, भूषण, पद्माकर, ये सारे कवि रीतिकाल में आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मतलब कि इनके बारे में मेन चीज़ें और इनके काव्य से जो मेन है इनके काव्य की कृतियाँ, वो आपको देखनी ही पड़ेंगी। फिर आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में सब कुछ दे रखा है, जैसे क्या है, युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार। ठीक है, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। तो सबसे पहले कौन सा युग आता है? भारतेंदु युग आता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, बाल मुकुंद गुप्त को, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ना है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त।
फिर शायाबाद आ जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, ये शायाबाद के 4 स्तंभ है, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। इसके बाद प्रगतिवाद आ जाता है, जिसमें पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रयोगवाद, जिसमें मुक्तिबोध को पढ़ना है। नेमी चंद्र जैन, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अगे तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। फिर नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी आ गए, नरेंद्र शर्मा आ गए, धूमिल धर्मवीर भारती आ गई, शुभ नाथ सिंह आ गए, ठीक है। तो ये सारे कवि नई कविता में आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आ जाता है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, जिसमें गद्य साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं, सारी विधाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता ही है कि ये निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास आ गया, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि सभी विधाओं का ही आपको क्या करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट हिंदी साहित्य में, उसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है, काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। और कई बच्चों को ये भी डाउट है कि जिस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है, कुछ ऐसे लगता है कि आपको लिखने के लिए भी प्रश्न दिए जा सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर भी रह सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। मेंशन कुछ भी नहीं है, आपको OMR वेस्ट पेपर कहा गया है, ठीक है। कॉपी पेन वेस्ट पेपर आपका होना है, ये मेंशन किया गया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषयपरक प्रश्न। तो हो सकता है कुछ लिखने को भी आपको पड़े, तो उस प्रकार से ही आपको अपनी तैयारी करनी है। फिर आता है सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य पर एक विषयपरक प्रश्न आएगा, शिल्प सौंदर्य पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। और उसके बाद इसमें क्या कुछ आ जाता है, अमीर खुसरो, वही विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, मतलब कि जो ऊपर हमने देखे वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और क्या दे रखा है यहाँ, MA तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। तो आपने अपनी MA वाली बुक्स को एक बार पढ़ी हैं तो वापस से देख लेना है, उसमें कौन कौन से कवि की कौन कौन सी कृतियाँ दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण, भाषा, प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषयपरक प्रश्न होंगे, एक भाषा शैली पर आधारित होगा, ठीक है। इसके बाद है भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो ये सारे के सारे आपको जो लेखक हैं देखने हैं, पढ़ने हैं। फिर कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व पर एवं औचित्य पर आधारित, औचित्य क्या अस्तित्व होगा शायद, तो एक बार इसको देख लेना, आधारित एक प्रश्न जिसमें 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाओं, भाषा शैली पर आधारित होगा, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है, इसके 5 भाग होंगे। फिर खंड ख आ जाता है, ठीक है। उसमें व्याकरण एवं रचना आ गई, तो इसकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं व्याकरण में, ध्यान से सारा कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मतलब टोटली व्याकरण, शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द भेद, रचना स्त्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीत, एकार्थी, अनेकार्थी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारा कुछ ही। फिर पद विचार आ गया, वाक्य विचार आ गया, वाक्य के अलग अलग भेद, किस प्रकार से, किस आधार पर कितने भेद हैं, वो सारा कुछ आ जाता है। फिर संधि आ गई, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, मतलब कंप्लीट संधि। फिर अपठित बोध आ जाएगा, जिसमें काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, ये प्रश्न पूछा जाएगा। फिर गद्यांश में क्या है, समसामयिक सामयिक विषय आ गई, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विधाएं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, ठीक है, काव्य दोष, छंद। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा डाल रखा है। इसके अलावा अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, वो सारे आ गए। फिर लेखन कौशल आ गया, जिसमें पत्रकारिता से संबंधित विषय आ गए, प्रिंट माध्यम, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, ठीक है, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन,
विज्ञापन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, तो ये चीज़ें हैं। फिर व्यवहारिक लेखन में क्या है, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, ये एमए में एक पेपर है, उसमें देख लेना है क्या कुछ है इसमें, ठीक है। कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषताएं। मतलब कि सिलेबस आपका बहुत सारा है, फार्म भरा है तो आपको व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सृजनात्मक लेखन और आ जाता है, ठीक है। इसमें फिर विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय पर प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये इतना सारा हमारा हिंदी का सिलेबस है। इतना सारा नहीं, बहुत सारा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप पेपर देने चले जाओगे और फिर सोचोगे कि हाँ होता है कि नहीं होता। अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है। और अपना जीके वाला सेक्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। और जहाँ तक संभव है मैं मेन आपको क्लास प्रोवाइड करवाती रहूँगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़े तो आपको मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर क्लास अच्छी तो लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हिंदी सब्जेक्ट के हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।